आज है 20 अप्रैल। सुबह के करीब 9 बज रहे हैं और मैं चेकआउट करके निकल चुका हूँ घर की तरफ। सो रास्ता जो है अभी हैदराबाद होते हुए जाएगा। सोच रहा हूँ हैदराबाद बाईपास करना है, तो थोड़ा सा सिटी में एंटर लेके और टायर वगैरह का मैं चेक करता हूँ, क्योंकि कई लोगों ने बोला है कि हैदराबाद में ही पॉसिबल है कि आपको एक टायर साइज इस साइज़ का टायर मिल जाएगा। तो चलते हैं हैदराबाद। करीब 100-150 किलोमीटर का डिस्टेंस है यहाँ से हैदराबाद का। देखते हैं कभी पहुँचना रहेगा। वैसे सोचा था कि 8 बजे तक निकलूँगा, अर्ली मॉर्निंग 6 बजे निकल रहा था। थोड़ा बॉडी बहुत थक गई थी यहाँ पे, रेस्ट ले लिया लंबा। सुबह 5 बजे उठा, लेकिन मैंने सोचा थोड़ा सा और सो लें, और उस थोड़े से में ही 7 बज गए, 7:30 बज गए। हाँ, तो ये थी जर्नी हमारी मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की। बहुत अच्छे दर्शन हुए, माता ब्रह्मरंबा के भी और भगवान साक्षी गणेश मंदिर के भी। ओवरऑल काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे। कुछ बातें हैं, कुछ इश्यूज़ हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं जब आप ट्रैवल करोगे यहाँ पे। तो आगे चल के मैं बताऊँगा कौन कौन सी मेन बातें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो। देखिए डैम का क्लियर व्यू आ रहा है। ये देखिए बंद है अभी। एक तरफ पानी काफ़ी भरा हुआ है और यही शायद इसी नदी को बोलते हैं पाताल गंगा, जो कि अभी एक साइड सूखी है। सामने डैम है, काफ़ी सारे व्यू पॉइंट हैं उधर से। यहाँ से शायद थोड़ा सा क्लियर दिखेगा आप लोगों को। ये देखिए, ये है डैम का व्यू पॉइंट। ये देखिए, देखिए अभी बंद पड़ा है, सारे के सारे डैम बंद कर रखे हैं, सारे गेट बंद कर रखे हैं। और उस तरफ पूरा पानी है, इस तरफ पूरा खाली है। तो इसी नदी के ऊपर जो पुल बना है उसको क्रॉस करके उस तरफ जाना है। पूरा डैम यहाँ से अच्छे से नज़र आ रहा है। अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और लोगों का आना शुरू हो गया। देखिए धड़ाधड़ से गाड़ियाँ आ रही हैं। पूरी नदी सूखी है। देखिए दोस्तों नीचे की, अगर आप यहाँ से देखेंगे, यहाँ से थोड़ा सा पानी है, इस जगह पे है ये थोड़ा सा पानी, लेकिन वहाँ से पूरी नदी सूखी है। तो यहाँ पे 2 मिनट रुकना भी आफत है, क्योंकि रोड है ये पतला और बड़ी गाड़ी आ जाती है सामने से और पीछे से भी, तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो 5 मिनट रुकना भी मुश्किल ही है यहाँ पे।
सीढ़ियाँ नज़र आ रही होंगी, ये सीढ़ियाँ उतर के नीचे आना है। और यहाँ पे देखिए वो गोल वाली जो बोट है, टोकरी वाली, वो बोटें चल रही हैं, बट पानी बहुत कम है इसलिए बोट ज़्यादा दूर तक जाएगी नहीं। आगे कुछ लोग नहा रहे हैं। सो पाताल गंगा के नाम पे ओवरऑल जो है बस यही है। सो मैंने सोचा था कि मैं पाताल गंगा जाऊँगा, लेकिन कुछ खास है नहीं, गर्मी इतनी है, स्टेयर्स उतरेंगे तो और ज़्यादा हालत ख़राब होगी। बहुत बदबू है यार, यहाँ पे गंदगी कर रखी है लोगों ने। तो ये एक गांव है यहाँ पे, और सिर्फ मछलियाँ ही बिक रही हैं, सूखी मछलियाँ। देखिए सिर्फ सूखी मछलियाँ, और इतनी बास आ रही है इन मछलियों की। अलग अलग तरह की मछलियाँ हैं सूखी। ये देखिए सूखी मछलियों को पहले इनको काटते हैं और फिर उनको पीस करके फिर सुखाते हैं और फिर सेल करते हैं। यहाँ पे हर कोई यही कर रहा है। नीचे से जाल डाल के लाते हैं, यहाँ पे पकड़ के और फिर इसके टुकड़े करके सुखा के फिर बेचते हैं ताकि लंबे समय तक चले। हर कोई सुबह सुबह मुझे यही करता दिख रहा है, मछलियाँ काटता हुआ दिख रहा है। तो शायद इन लोगों का मेन बिजनेस जो है वो यही है। इसी नदी से लोग मछलियाँ पकड़ते हैं, काट पीट के सुखा के और फिर बेचते हैं। और ये जो मछलियों का जो काटने पीटने के बाद जो गंद बचता है वो यहीं फेंक देते हैं। इसकी वजह से एरिया में इतनी ज़्यादा बास है, क्योंकि वो सब सड़ता है ना, तो बहुत बुरे हाल है। इतनी बास आ रही है, 2 मिनट मुंह खोलना आफत है। तो पूरा सूखा हुआ है, देखिए यहाँ से यहाँ तक। टोल अगेन। ये देखिए यहाँ भी वही चल रहा है, बड़ी बड़ी मछलियों को काट पीट रहे हैं। देखिए ये देखिए, ये भी काट रही हैं। ये ब्रिज क्रॉस करके चलते हैं उस तरफ। तो यहाँ पर आपको जो पानी की दुकानें दिख रही हैं दोस्तों, यहाँ पे जो भी पानी मिलेगा आपको, जो MRP है उससे 10 रुपये ज़्यादा ही मिलेगा। सो जो 20 वाली पानी की बोतल है वो यहाँ पे 30 की मिल रही है, और जो 30 वाली है 2 लीटर वाली वो 50 की मिल रही है। ऑब्वियसली थोड़ा सा तो चार्ज लेंगे ही, क्योंकि यहाँ से अगले 80 किलोमीटर तक जंगल में कोई भी शॉप वगैरह नहीं मिलेगी आपको। 1-2 शॉप हैं पीछे जाके, यहाँ से करीब 30-35 किलोमीटर नीचे जाके 1-2 शॉप हैं, लेकिन यहाँ पे रिसेंट आपको कोई कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए जो लोग लेके आते हैं यहाँ पे अपने कन्वेंस से, वो उसका भाड़ा तो निकालेंगे। ये तो हर जगह है, आप कहीं भी किसी भी पहाड़ी एरिया में चले जाओ, आपको पानी महंगा ही मिलने वाला है। सो पानी ऐसी गर्मी में बहुत ज़रूरी है। मेरे पास है पानी हाइड्रेशन बैग में, लेकिन वो इतना गर्म है कि पीने का मन ही नहीं कर रहा है। वो तो इन इमरजेंसी की, हाँ ठीक है अब कुछ नहीं है तो चलिए रख लेते हैं, लेकिन वो ऐसा लग रहा है जैसे गैस पे गर्म किया है, उसको पूरा बॉइल्ड हो रखा है। तो ये रास्ता हैदराबाद के लिए जा रहा है। 100-125 किलोमीटर चलाना है अभी हैदराबाद पहुंचने के लिए। वाह कितना अच्छा डैम व्यू आ रहा है, और कितना ऊंचा डैम है ये।
अब आपको दिखाते हैं स्टार्टिंग में कि ये जो फॉरेस्ट है वो कैसा है। कल आते आते रिकॉर्ड नहीं कर पाया था क्योंकि कैमरा इश्यू था, सो जाते वक्त रिकॉर्ड कर ही लूँगा मैं। कितना डेंस है ये, कैसा है फॉरेस्ट, सब आपको दिखाता हूँ। टोल गेट था, उसको क्रॉस करके जस्ट हम अब इस टाइगर रिजर्व में एंट्री ले रहे हैं। तो देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है अमाराबाद टाइगर रिजर्व। अभी टाइगर तो होंगे नहीं, सब जंगल में होंगे, अभी रोड पे कोई नहीं आएगा। प्यास लग रही है थोड़ी सी, लेकिन नीचे उतर के पानी पियेंगे अभी ठंडा ठंडा। यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा रेट है और ठंडा भी नहीं है, और चिल्ड पानी चाहिए। 2 लीटर की बोतल लूँगा ताकि मैं अपने हाइड्रेशन बैग को भी भर सकूँ। और डिस्टेंस की बात करें दोस्तों, तो अभी मैं 950 ओवरऑल जो डिस्टेंस हुआ है वो 950 किलोमीटर हो चुका है। होटल से मैं अभी करीब जब मैं स्टार्ट हुआ था होटल से तो मेरा ओडोमीटर 936 था, यानी कि 14 किलोमीटर मैं यहाँ तक आ चुका हूँ। सो एक चीज़ है, होटल जो है दोस्तों, चलिए अभी खाली है तो बात ही कर लेते हैं। सो सबसे पहले ये कि जो लोग सोलो आ रहे हैं, सिंगल आ रहे हैं, उनके लिए एक बहुत मेन बात यह है कि भाई ध्यान रखना, यहाँ पर सिंगल लोगों के लिए कोई भी होटल अवेलेबल नहीं है। तो आप अगर अकेले हैं तो आपको कोई भी होटल नहीं मिलने वाला। आप किसी भी होटल में चले जाइए, वो आपको साफ शब्दों में मना कर देगा, रूम अवेलेबल नहीं है। सिंगल लोगों के लिए जो है यहाँ पे वो है डॉर्मेट्री। अभी मेरे को बहुत ज़्यादा इशू हुआ। कल मैं करीब 2:30 बजे के आसपास मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग पहुँच गया था और 2.5 घंटे घूमता रहा मैं वहाँ पे। वो करीब 5 किलोमीटर का जो सर्कल है, उसी सर्कल में मैं 2.5 घंटे घूमता रहा। 5 बज गए बट मुझे कोई भी रूम नहीं मिला। सब लोग यही कह रहे हैं कोई नहीं है, सिंगल पर्सन के लिए रूम नहीं देते हैं। जो कुछ ब्रोकर लोग मिलते हैं वो भी यही पूछते हैं रूम, हाँ भाई चाहिए। कितना लोग? 1 लोग, 9 रूम। 1 लोग के लिए आपको कोई भी रूम इधर नहीं देने वाला है। सबको ये बोलता है डॉर्मेट्री लीजिए, डॉर्मेट्री लीजिए। अभी डॉर्मेट्री का ये हाल था कि मैं जिस भी होटल में जा रहा हूँ, रूम नहीं है तो मैं उनसे पूछता हूँ डॉर्मेट्री है, वो बोलते हैं सामने वाले होटल में चले जाओ या उस होटल में चले जाओ। उस वाले होटल में जाओ तो उनसे पूछो डॉर्मेट्री है, वो बोलता है उसी होटल में जाओ। तो वो राउंड सर्कल हो रहा था। किसी के पास लिख रखा है सबने डॉर्मेट्री, लेकिन सब इधर का उधर ही कर रहे हैं। कोई बंदा हाँ नहीं कर रहा है कि हाँ डॉर्मेट्री है, चलिए आपको दिखा देते हैं। एक डॉर्मेट्री में गया, वो उसका इतना बुरा हाल था, हे भगवान, ऐसा लग रहा था कि जेल में कैदी जो रहते हैं ना, वो तो फिर भी उनके लिए काफ़ी अच्छा है। मान के चलिए कुछ एक ही रो में ऐसा ज़मीन से लगा के छत तक सेल्फ टाई बना रखा था, कम से कम 4 रोज, और उसमें लेटे पड़े आदमी इतनी गर्मी में। वो भी एसी नहीं था, नॉन एसी था। जैसे कि परचून की दुकान पे, किराने की दुकान पे सामान रखते हैं ना लोग सेल्फ में, ऐसे लोग लेटे हुए थे। मैंने कहा भैया मुश्किल ही ऐसे रहना, मेरे तो लगेज वगैरह किधर रखूँगा मैं। तो वहाँ से निकला, मैं बहुत परेशान हो गया पूरी गर्मी में। 2.5 घंटे बाइक से इधर उधर घूम के बहुत परेशान हुआ। एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि किसी भी होटल वालों ने ना अपना मोबाइल नंबर वगैरह नहीं लिख रखा है, सिर्फ होटल का नाम बोर्ड लगा रखा है, होटल का नाम। तो आपको अगर पता करना है कि होटल है तो आप जाइए, उतरिए बाइक से, फिर जाइए रिसेप्शन पे, उनसे पूछिए और फिर वो साफ शब्दों में आपको बोल देंगे नो रूम। तो ऐसे करीब 5-6 होटलों में मैंने 4-5 चक्कर लगाए, बार कोई रूम नहीं दे रहा। फाइनली बहुत परेशान हो गया था। गर्मी इतनी थी कि शरीर पूरा ब्रेक हो गया था, मान के चलिए। बार बाइक से उतरना फिर चढ़ना, फुल राइडिंग सूट में बहुत आफत होती है।
खाने पीने का कुछ ऐसा खास अवेलेबिलिटी नहीं है यहाँ पे, आपको जो बेसिक है वही मिलेगा। साउथ इंडियन वालों के लिए तो ठीक है, बट अगर आप बाहर से आ रहे हैं तो जो यहाँ का जो है इडली, डोसा, सांभर, उत्तपम वो सब मिलेगा। सो वही खाना है। सो फाइनली जब काफ़ी परेशान हो गया कल मैं रात, कुछ रूम वगैरह नहीं था, फिर मैंने अपनी आराम से चेयर खोली और साइड में बैठ गया थोड़ा रेस्ट लेने के लिए। उसके बाद फिर मैंने वाइफ को बताया, उसने पूछा कि होटल वगैरह मिला, मैंने कहा भाई नहीं मिला मुझे अभी, तो थोड़ा परेशान हो गई। फिर उसने कुछ ऑनलाइन सर्च करके एक दो लोगों से बात की, होटल वालों से, तो उनको बताया कि मैं इधर अकेले परेशान हूँ। तो उन लोगों ने किसी एक ने हाँ बोला, तो फिर उसने मुझे वो होटल वाले का कॉन्टैक्ट नंबर दिया और उसने होटल का डायरेक्शन भी भेजा था। सो वो डायरेक्शन भी उसने मुझे व्हाट्सएप पे सेंड किया। फिर मैंने उस होटल वाले से बात करके उस डायरेक्शन पे उनके होटल गया और फाइनली वहाँ पे मुझे रूम मिला। सो वो जो होटल था, जिस रूम में मैं जहाँ पे मैं स्टे किया था, वो मंदिर से 9-10 किलोमीटर पीछे था और वो बड़ी मुश्किल से उसने मुझे दिया 1 पर्सन के लिए। अब बड़ी मुश्किल क्या, वो लोग बोलते हैं नहीं देते, हम नहीं देते, लेकिन जहाँ पे लोगों को पता है कि प्रॉब्लम है तो ठीक है, जो मर्जी है रेट ले लो। 2000 रुपीज़ उसने चार्ज किए नॉन एसी का। रूम काफ़ी अच्छा था, ठीक ठाक था मतलब, बट 2000 रुपये के हिसाब से ओवर प्राइस था। ज़्यादा से ज़्यादा उसका प्राइस 1500 रुपये हो सकता था, लेकिन ठीक है, जो प्राइस अभी इमरजेंसी है, कुछ नहीं है, तो वही ठीक था। फाइनली उस रूम में रुका मैं और काफ़ी अच्छा रूम था। उसकी डिटेल मैं अपने चैनल पे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इस व्लॉग के, तो अगर आप आ रहे हैं तो अगर आप रेफ़र करना है आपको रूम तो फिर आप देख लीजिएगा। काफ़ी अच्छे रूम्स हैं उनके, बट प्राइस का थोड़ा सा फ़र्क है। बाकी मल्लिकार्जुन के पास काफ़ी सारे होटल हैं, बट उनकी ज़्यादातर बुकिंग ऑनलाइन होती है। अभी वो लोग यही बोलते हैं ऑनलाइन बुकिंग करके आइए, तो मैं आपको कुछ रूम बता देता हूँ, होटल वगैरह के नाम बता देता हूँ। तो अगर आप आ रहे हैं तो ऑनलाइन बुक करके आ जाइए। एक तो है सबसे पहले मल्लिकार्जुन सदन, काफ़ी अच्छा होटल है, काफ़ी बड़ा होटल था वो, और हर तरह के रूम अवेलेबल हैं उसमें, सिंगल, डबल, स्वीट्स और क्या कहते हैं एसी, नॉन एसी, हर तरह के रूम अवेलेबल हैं। तो आप इसकी ऑनलाइन बुकिंग करके आइए। और एक गणेश सदन करके है, काफ़ी बड़ा होटल है, तो यहाँ पे भी आपको ऑनलाइन बुकिंग करके मिलेगी, या तो आप इनकी वेबसाइट पर जाके कॉल करके बुक कर सकते हैं या फिर वेबसाइट से ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। और एक गंगा सदन है। ये 3 होटल तो मुझे दिखे जो बड़े बड़े होटल थे जहाँ पे ऑनलाइन बुकिंग एक्सेप्ट हो रही है। बाकी के जो छोटे छोटे होटल हैं उनका तो आप वहीं पे जाके ले सकते हैं, लेकिन अगेन आपको सिंगल होटल नहीं देंगे। तो अगर आप कपल के साथ आ रहे हैं और वीकेंड में आ रहे हैं, जैसे कि कल सैटरडे था, तो बेटर है कि आप ऑलरेडी बुक करके आइए, क्योंकि होटल की मारामारी बहुत है दोस्तों। रही बात पार्किंग की, तो मंदिर के आसपास पार्किंग का कोई इशू नहीं है, बहुत बड़ी पार्किंग है मंदिर पे, लेकिन मैंने वहाँ पे भी एक भी व्हीकल खड़ा हुआ नहीं देखा। सब लोगों की पार्किंग शायद मंदिर के अपने अपने होटल के अंदर ही किक कर रखी थी लोगों ने। सो ये था। बाकी खाने पीने का और पानी का आप अपने हिसाब से रखिए। दूसरी चीज़ है कि ये जो फॉरेस्ट आप देख रहे हैं जिसमें मैं अभी चल रहा हूँ, तो अगर आप राइडिंग पे आ रहे हैं या कैसे भी आ रहे हैं, ये फॉरेस्ट की एंट्री शाम के 6 बजे से सुबह 5 बजे तक बंद रहती है। तो अपना जो राइड है या फिर जर्नी आप उस हिसाब से प्लान करिए। और एक और बात, अगर कोई राइडर मुंबई साइड से आ रहा है तो मैं उसको सजेस्ट करूँगा कि आप अपना जो फर्स्ट स्टॉप पॉइंट है, फर्स्ट स्टे आप महबूब नगर करिए। महबूब नगर बेस्ट लोकेशन है। मुंबई से महबूब नगर का डिस्टेंस करीब 550 किलोमीटर के आसपास का है। तो अर्ली मॉर्निंग अगर आप निकल रहे हैं तो 12-13 घंटे में 550 किलोमीटर आराम से कवर हो जाते हैं। और महबूब नगर में आप फिर वापस अगले दिन करीब 300 किलोमीटर का डिस्टेंस रहता है, तो आप जर्नी कर सकते हैं। तो वो बेस्ट पॉइंट है। अगर आप स्टे करने के लिए चाह रहे हैं तो महबूब नगर में होटल वगैरह आपको ठीक ठाक मिल जाएंगे। सो ये जो कुछ मेन बातें हैं आपको ध्यान रखने के लिए। एक और चीज़, फ्यूल वगैरह नहीं है। तो एंट्री पॉइंट पे जब मैं था यहाँ से करीब 60 किलोमीटर लास्ट
अभी देखिए मैं करीब 20-25 किलोमीटर तो आ चुका हूँ। सो एंट्री पॉइंट पे लास्ट आपको फ्यूल स्टेशन मिलेगा, तो अगर आपके पास फ्यूल है फुल कर लीजिए। मैं तो बोलता हूँ कि आप फ्यूल हमेशा फुल करके चलें। बाकी मल्लिकार्जुन पे 2 पेट्रोल पंप है जहाँ पे आपको फ्यूल मिल जाएगा, वहाँ पे फ्यूल का कोई इशू नहीं है। सो मैं फ्यूल लेके चला था, मैंने टैंक फुल नहीं करवाया था क्योंकि कैश एक्सेप्ट कर रहे थे, ऑनलाइन एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, तो मैं कैश ज़्यादा अभी यूज़ नहीं करना चाह रहा था। लिक्विडिटी मैं अपने पास रखता था, तो मैंने सिर्फ 500 रुपये का फ्यूल लिया। तो मेरे पास अभी अच्छी खासी कवरेज है, पहले भी था थोड़ा सा, 500 रुपये डाल के करीब 200-250 किलोमीटर का कवरेज मिल गया है, तो फ्यूल का कोई इशू नहीं है मेरे पास। बाकी अगर आप आ रहे हैं तो आप मेंटेन करके रखिए। हालांकि बीच बीच में जो कुछ गांव पड़े मैंने वहां पे देखे कि वो बोतल में भर के फ्यूल बेच रहे हैं। डीजल पेट्रोल वगैरह वहां पे था 5-5 लीटर 20-20 लीटर और 2-2 लीटर की बोतलों में भर के, बट वो फिर शायद एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे आपको। ओबियसली अगर कोई खुला बेच रहा है तो एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे ही, बट इमरजेंसी में आपको सर्विस है, मतलब मिल जाएगा फ्यूल, ये सिचुएशन है। बाकी मंदिर के दर्शन के लिए काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है। शाम के 9:30 बजे तक मंदिर ओपन रहता है, 9 बजे तक। बीच में 4 बजे तक, सुबह 5 से 4, और बीच में कुछ टाइम के लिए बंद रहता है, 1-1.5 घंटे के लिए शायद। उसके बाद फिर मंदिर ओपन होता है। और यहाँ पे घूमने की अगर बात करें मंदिर की, तो 3 जगह हैं। पहला तो मेन मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, काफ़ी अच्छा ज्योतिर्लिंग है, छोटा सा ज्योतिर्लिंग है, और पंचनाग की छतरी है वहाँ पे। सो बहुत ही भव्य मंदिर है, बहुत ही अच्छा मंदिर है। और साथ में मंदिर के प्रांगण में ही है माता ब्रह्मरंबा देवी का टेम्पल, जो कि एक शक्तिपीठ है। सो आप एक साथ ही दोनों के दर्शन कर सकते हैं। और मेन जो टेंपल है वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स अलाउड नहीं है। क्लॉक रूम बने हुए हैं, लॉक रूम बने हुए हैं, तो आप जो भी सामान ला रहे हैं आप अपना लॉकर में रख दीजिए। 5 रुपये पर आइटम के हिसाब से वो लोग चार्ज करते हैं। हालांकि मैंने अपने सारे डिवाइसेस बाइक के स्टोरेज बॉक्स में रख दिए थे। सो ये एक बात ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक कुछ भी अलाउड नहीं है, वो आपको पहले ही जमा करना पड़ेगा। मंदिर के दर्शन करने के बाद आपको साक्षी गणेश मंदिर के दर्शन करने ज़रूरी हैं, क्योंकि वही हैं एक विटनेस कि हम मल्लिकार्जुन भगवान के दर्शन किया है हमने। और साक्षी गणेश का मंदिर जो है वो आपको, जब आप जाएंगे इसी रूट से, तो 3 किलोमीटर पहले ही रोड पे पड़ जाएगा। और काफ़ी अच्छा मंदिर है, छोटा सा मंदिर है, बहुत भीड़ भाड़ नहीं रहती, आराम से दर्शन हो जाते हैं। काले पत्थर की भगवान गणेश की मूर्ति बनी हुई है। सो बहुत अच्छा रहा ओवरऑल। बाकी कुछ स्पॉट्स हैं जैसे कि पाताल गंगा है, मैंने सर्च किया था ऑनलाइन के, और क्या क्या मेजर स्पॉट्स हैं जहाँ पे हम घूम सकते हैं। पाताल गंगा जगह है जो मैंने आपको दिखाया था कि जो डैम है, डैम से नीचे जो नदी आ रही है वही पाताल गंगा है, लेकिन अभी उसमें कुछ पानी है नहीं, गर्मी इतनी है। स्टेयर से नीचे उतर के आना है, करीब 400-500 स्टेयर्स हैं, और वो स्टेयर से नीचे उतर के आप आएंगे तो समझ लीजिए कि हालत आपकी ख़राब हो जाएगी अगर कड़ी गर्मी में आप जा रहे हैं। और कुछ ऐसा बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, मैंने ऊपर से देखा, कुछ ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, जो भी था सब ठीक था, कुछ खास नहीं था। यहाँ पे देखिए किसी की गाड़ी ख़राब हो गई है, तो उन्होंने पुलिस सपोर्ट को कॉल किया है, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई किसी भी तरह की सर्विस नहीं मिलने वाली है, किसी भी तरह की आपको टेक्निकल सर्विस किसी भी तरह की नहीं मिलने वाली है। ये जो 80 किलोमीटर का फॉरेस्ट है, कुछ भी नहीं मिलने वाला है यहाँ पे, तो एक थोड़ा सा इशू है। टोइंग वैन वगैरह या कुछ भी ऐसा नहीं है, हालांकि रखना चाहिए इनको यहाँ पे जगह जगह टोइंग वैन वगैरह, क्योंकि बाय एनी चांस अगर किसी का व्हीकल हो गया ब्रेक डाउन तो एटलीस्ट टो करके तो लेके जा ही सकते हैं किसी नियर बाय सर्विस सेंटर पे। तो ये एक सर्विस जो है इनको रखनी चाहिए। बाकी अगर आप बाइक से आ रहे हैं तो मंदिर के सराउंडिंग्स में घूमने में आपको इजी रहेगा, और अगर आप बाइक से नहीं आ रहे हैं, पब्लिक कन्वेंस से आ रहे हैं, तो आपको थोड़ी सी इशू हो सकता है, क्योंकि
मंदिर के आजू बाजू के कई सारे सर्कल हैं जो कई सारे होटल्स और अलग अलग लोकेशंस को कनेक्ट करते हैं, और उन सर्कलों पे बैरिकेडिंग लगा के कई सारे रोडों को बंद कर दिया गया है। तो मान के चलिए अगर आपको सामने जाना है जो कि 10 मीटर का रास्ता है, तो आपको 500 मीटर घूम के दूसरे रोड से तब आपको सामने जाना है। तो ये सब के लिए आपको वहाँ पे जो लोकल रिक्शा चल रहा है उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब उनके चार्जेस कैसे हैं मैंने पूछे नहीं, क्योंकि मैंने यूज़ ही नहीं किया, बट मैंने देखा है कि पीपल वर स्ट्रगलिंग टू गेट ऑटो रिक्शा। तो जो भी मिल जाए बस उसमें बैठ जाओ, आपको उससे कोई बार्गेनिंग नहीं, कितना नहीं, कुछ नहीं, जो मांगेंगे वो आपको देना पड़ेगा। अब ये क्यों किया पता नहीं, किस सेफ्टी पर्पज़ से लिए है कि या फिर लोगों की कमाई बढ़ाने के लिए है। तो ये एक चीज़ है। हालांकि मैं बाइक पे था तो मुझे इधर से उधर जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, लेकिन बार बार छोटे छोटे जगहों पे मोड़ना बहुत प्रॉब्लमेटिक था। गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थे। शाम के वक्त थोड़ा सा अच्छा था, मैं करीब 8 बजे गया था, तो जो दुकानें वगैरह हैं मंदिर के आजू बाजू वो उतनी ज़्यादा चालू नहीं थी। मुझे करीब 5-6 दुकानें दिखी जो फूल माला वगैरह और जो मंदिर का सामान जो होता है, फ़ोटोज़ वगैरह, चंदन वगैरह, वो सब बिक रहा था। बाकी तो कुछ और अवेलेबल नहीं था। और मंदिर में चढ़ाने के लिए फूल और बेलपत्र वगैरह लोग बेचते हैं, लेकिन चढ़ता कुछ भी नहीं है, क्योंकि गर्भगृह में जाना अलाउ नहीं है, दूर से दर्शन होते हैं। अगर आप फ्री दर्शन कर रहे हैं तो आपको दूर से ही दर्शन होंगे, हालांकि आपको बहुत ही अच्छे और क्लियर दर्शन होते हैं। बाकी गर्भगृह में जाने के लिए अलग से टिकट बुक करना होता है, उसके लिए आपको ऑलरेडी ऑनलाइन टिकट बुक करिए या फिर VVIP या VIP टिकट लीजिए और फिर आप गर्भगृह में जाइए। बट उसकी टाइमिंग्स होती हैं, तो वो टाइमिंग में आपको आना होगा विद प्रॉपर योर ID कार्ड, आधार कार्ड वगैरह लेके आइएगा। बिना आधार कार्ड अगर आपकी टिकट बुक है तो वो एंट्री अलाउ नहीं करते हैं। प्रसाद वगैरह मंदिर में बहुत अच्छा मिल रहा था। एक यूनिक चीज़ मुझे दिखी जब मैं मंदिर के अंदर गया, जो ऐसे रो से होते हुए, तो एक हॉल में जाके वहाँ पे सारे लोग इकट्ठा थे और वो सारे लोग प्रसाद खा रहे थे और दोनों तरफ रास्ता बंद था। तो मैंने कि लोगों से पूछा, भाई दर्शन के लिए किधर है? तो एक तो कोई समझ नहीं रहा था, मैं हिंदी में बात कर रहा था। गांव के लोग ज़्यादातर लोग थे लोकल्स, तो उनको हिंदी या फिर इंग्लिश समझ में नहीं आती है। तो एक आंटी थी, उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ का रूल है कि पहले आप प्रसाद लीजिए, प्रसाद खाने के बाद ही आपको गेट ओपन होगा उस हॉल का और फिर आगे आप दर्शन की तरफ जाएंगे। तो प्रसाद खाया मैंने, दलिया की खिचड़ी थी, बहुत अच्छा था। भर भर के दे रहे थे, मतलब एक दोने में वो पूरा ऊपर तक भर के दे रहे थे, यानी एक आदमी का पूरा पेट भर जाए इतना ज़्यादा दे रहे थे वो लोग। सो प्रसाद खाने के बाद फिर वो गेट ओपन होता है और फिर आप जाके दर्शन करते हैं। तो काफ़ी कुछ यूनिक चीज़ें दिखी मुझे। सो ये सब बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है मेजरली होटल्स और स्टे के लिए। बाकी तो सब है ही, भगवान की कृपा है, सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाता है मैटर। काफ़ी टाइम तक कल मैं भटका, लेकिन फाइनली जैसे तैसे जो भी रूम मिला ठीक ठाक मिला। आप जैसे जैसे पीछे आएंगे, यानी 20-22 किलोमीटर तक आएंगे, तो आपको और कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, रिजॉर्ट वगैरह भी हैं। लेकिन वही है कि मंदिर के पास में नहीं है, आपको मंदिर से 15-20 किलोमीटर पीछे रुकना पड़ेगा। सो अगर आपका व्हीकल है तो बेटर है, आप रुक सकते हैं वहाँ से। और 20-22 किलोमीटर ज़्यादा कुछ टाइम नहीं है, आधा पौना घंटा में आप जाके मंदिर पे दर्शन कर सकते हैं। यहाँ का जो ये टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट है, यहाँ पे सफारी भी होती है, लेकिन उस सफारी का मैंने सोचा था कि मैं सफारी करूँ। फिर मैंने गूगल सर्च किया, कई लोगों के रिव्यूज़ देखे, तो लोगों ने बस यही बताया कि सिर्फ डेंस फॉरेस्ट में आपको ले जाके वो घुमा देंगे, बट किसी को आज तक कोई वाइल्ड एनिमल दिखा नहीं है। मैंने कितने सारे लोगों के कमेंट पढ़े, तो किसी ने भी ये नहीं कहा कि मुझे वाइल्ड एनिमल दिखा। एक ने फ़ोटो डाले थे, टाइगर के फुटप्रिंट्स थे वहाँ पे बस, लेकिन वाइल्ड एनिमल कुछ दिखा नहीं। तो सिर्फ जंगल देख के और 1000-1200 रुपये वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जंगल तो हम ऐसे भी देख ही रहे हैं, ये भी सफारी ही है समझ लीजिए, जंगल के अंदर ही घूम रहे हैं हम।
सो बढ़िया था, इसलिए मैंने उसको भी स्किप किया कि यार क्यों टाइम वेस्ट करना, इससे अच्छा फिर घर ही निकल लेते हैं। टाइम वेस्ट करना और पैसे वेस्ट करने से बेटर है जब कुछ दिखेगा ही नहीं। जंगल तो वैसे भी हमने बहुत देखा है। तो बस यही है यहाँ पे घूमने के लिए। बाकी अगर आपके पास टाइम है तो आप हैदराबाद प्लान कर सकते हैं। हालांकि मैंने हैदराबाद घूमा हुआ है, फिल्म सिटी वगैरह एंड एवरीथिंग। सो वापस अभी जाके कोई फ़ायदा नहीं है, फिर कभी देखेंगे, हैदराबाद का प्लान बनाएंगे। अभी जो फॉरेस्ट का आप जो डेंस देख रहे हैं ये ऐसे ही पड़ेगा, इतना ही डेंस रहता है। जब स्टार्ट करते हैं नीचे से, जब स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग का करीब 2-4 किलोमीटर जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा घना जंगल पड़ता है। वहाँ पे वो पूरे का पूरा बैम्बू का फॉरेस्ट है, तो वो थोड़ा सा घना है। वहीं पे थोड़ी सी टेंशन होगी अगर आप अकेले आ रहे हैं। हालांकि बट इस टाइम पे देखिए ट्रैफिक का मूवमेंट प्रॉपरली है, तो कुछ ऐसा टेंशन नहीं है। सो दिखाऊंगा आपको कि वो कैसा फॉरेस्ट है। वो लगता है कि एक्चुअल फॉरेस्ट है, बाकी ये तो ऐसा नॉर्मल महाराष्ट्र में हम घूमे तो ऐसे ही लगता है। अंदर जहाँ तक देखिए सिर्फ बांस, इस तरफ देखिए बांस। तो ये है बांस का फॉरेस्ट। जैसे यहाँ पे अभी कुछ दूरी तक आपको बांस ही बांस मिलेंगे, ऐसे ही आगे भी है, कुछ दूरी तक आपको बांस ही बांस मिलेंगे। ये देखिए, तो यहाँ पे तो फिर भी थोड़ा सा खुला सा लग रहा है। पीछे जो है बांस का जंगल वो और ज़्यादा डेंस है। तो चलते हैं, अभी देखते हैं, दिखाता हूँ आपको कैसा है वो और ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट। देखिए लोग रुके हैं, फ़ोटो खींच रहे हैं, जबकि साफ मना है यहाँ पे कि रुकना नहीं है, ना ही किसी को कुछ खिलाना पिलाना है जंगली जानवरों को यहाँ पे, ना ही पिकनिक करनी है, कुछ भी नहीं करना है। करीब 65 किलोमीटर के आसपास चला लिया है बाइक। टोटल डिस्टेंस कवर कर लिया है 990। 10 किलोमीटर और के बाद अपनी 1000 किलोमीटर की जर्नी हो जाएगी। और ये जो फॉरेस्ट है ये डेड एंड पे आ गया अभी ख़त्म होने को। सो आई थिंक 10-12 किलोमीटर बाद ये फॉरेस्ट भी ओवर हो जाएगा और हम एग्ज़िट कर जाएंगे और सीधा हम जाएंगे हैदराबाद। 150 किलोमीटर का डिस्टेंस है हैदराबाद के लिए, जिसमें से 65 किलोमीटर का कवर कर लिया हमने। ये देखिए, अब ये लंगूर हैं जो रोड क्रॉस कर रहे हैं, इन्हीं की वजह से इतने सारे ब्रेकर्स बना रखे हैं, क्योंकि ये बंदर, लंगूर, जो छोटे मोटे जानवर हैं, ये रोड क्रॉस करते रहते हैं, इधर का उधर, उधर का इधर, और गाड़ियों का आना जाना है तो इनको नुकसान ना पहुँचे, इसलिए जगह जगह ब्रेकर बना रखे हैं ताकि स्पीड स्लो रहे। ये देखिए, ये हैं सारे के सारे, यहीं पे मिलेंगे आपको ऐसे बांस के फॉरेस्ट। ये जो एरिया है ये सांपों के लिए है, इसलिए यहाँ पे देख सकते हैं सांपों का बोर्ड लगा हुआ है, स्पेशली जो हरा वाला सांप जो पेड़ों पे रहता है। हर एरिया में अलग अलग जानवर हैं, तो उस हिसाब से इन्होंने बोर्ड लगाए हुए हैं। जिस एरिया में जौन सा जानवर ज़्यादा पाया जाता है उसी का बोर्ड लगा हुआ है। देखिए कैसे ट्रक में भर भर के लोग आ रहे हैं। मोड़ पे कभी भी ओवरटेक नहीं करना चाहिए, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता।
ये सारी बसें वहीं जा रही हैं। थोड़ा पानी वानी पिया, थोड़ा रेस्ट किया, अभी वापस निकल पड़ा हूँ मैं हैदराबाद की तरफ। 96 किलोमीटर का डिस्टेंस है यहाँ से हैदराबाद। सो रुकेंगे, कोशिश करेंगे डायरेक्ट हैदराबाद रुकेंगे और देखते हैं बीच में अगर कुछ खाने का मिला। जैसे कल आते वक्त मेदू वड़े का स्टॉल मिल गया था और भी कुछ था उसके पास खाने का, तो ऐसा कुछ स्टॉल मिला तो फिर कुछ खाऊंगा थोड़ा बहुत और फिर हैदराबाद पहुंचना है। तो अभी मैंने करीब 110 किलोमीटर के आसपास राइडिंग कर ली है। घर की डिस्टेंस की बात करें तो 780 किलोमीटर का डिस्टेंस अभी बाकी है। सो देखते हैं कि आज कितना डिस्टेंस कवर कर पाएंगे। हैदराबाद में टायर अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर कंटिन्यू राइड करूँगा और कोशिश करूँगा कितना डिस्टेंस कवर करने की, क्योंकि अभी अपने को घर जाना है तो कुछ ऐसी जल्दबाजी तो है नहीं कि ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना है। सो जितना हो सकेगा, जितना हिम्मत रहेगी शरीर में आराम से, बट 400 तो कवर करना ही है। 400 किलोमीटर का तो मिनिमम डिस्टेंस कवर करना ही है। बाकी देखते हैं, रोड कंडीशन ठीक रही और टाइम वाइम सब कुछ अच्छा रहा तो फिर जितना ज़्यादा हो सकेगा खींच लेंगे। तो जिस हाईवे पे अभी चल रहा हूँ मैं, ये है NH 765 और यही लेके जाएगा मुझे हैदराबाद। नहीं, आगे से मुझे राइट टर्न लेना है हैदराबाद के लिए। आगे से राइट टर्न करीब 2 किलोमीटर बाद राइट टर्न लेंगे और फिर वो जो हाईवे है वो लेके जाएगा हैदराबाद। या ट्रक के पीछे लोग या तो कंटिन्यू चल ही रहे हैं। सोलापुर का ये 98 किलोमीटर बाकी है, सिर्फ 98 किलोमीटर। वाह। सो 2 घंटे और चलाना, उसके बाद पहुंच जाऊंगा सोलापुर। सो आज का स्टे मैंने सोलापुर में डिसाइड किया है। काफ़ी अच्छे होटल्स हैं सोलापुर में, होटल्स की अवेलेबिलिटी बहुत है। मैंने चेक किया था ऑनलाइन, सो काफ़ी कुछ है वहाँ पे और खाना वगैरह भी प्रॉपर मिल जाएगा अपने को। सो आज का स्टे सोलापुर में, और सोलापुर से फिर अपना घर का डिस्टेंस करीब वही 350 किलोमीटर के आसपास का है, जो कि कल आराम से निकल जाएगा। सो बेस्ट है सोलापुर, सबसे बेस्ट स्टॉप पॉइंट सोलापुर। अगर मुंबई की तरफ जा रहे हैं तो 500 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। श्रीशैलम से सोलापुर का जो टोटल डिस्टेंस है वो 550 के आसपास है। और जो रोड आप देख रहे हैं ये है नेशनल हाईवे 65। करीब 160 किलोमीटर मैं इसी हाईवे पे चलता हुआ आ रहा हूँ। अभी भी 14 किलोमीटर चलाना है। काफ़ी अच्छा हाईवे, सो सफ़र का पता नहीं चला इस पे। एकदम 4 लेन हाईवे, रोड कंडीशन भी बहुत अच्छी है, ट्रैफिक भी उतना नहीं है। सो ओवरऑल सब बढ़िया है। अभी चलते हैं सोलापुर, देखते हैं बढ़िया सा होटल, रेस्ट करते हैं और फिर कल निकलेंगे वापस घर की तरफ।
सनसेट होने को है। बेस्ट नज़ारा आ रहा है अभी। सूर्य भगवान बादलों में छुपे हुए हैं, खुला रास्ता, और क्या चाहिए ज़िंदगी में। अभी करीब 6 बज रहे हैं। लग रहा है कि 1-1.5 घंटे में 7, सवा 7 तक सनसेट हो जाएगा और 8 बजे हम पहुंच जाएंगे सोलापुर। तो बस ज़िंदगी का मज़ा यही है, चलते रहो चलते रहो चलते रहो। यहाँ से डाइवर्जन किया है शायद ये रोड अभी बन रहा रहेगा, कुछ काम वगैरह हो रहा होगा वहाँ पे, इसलिए कुछ दूर तक डाइवर्जन किया है। ये जो रोड खुरचते हैं ना, इससे जो ट्रेल बनता है बहुत ही ख़तरनाक होता है यार 2 व्हीलर के लिए। पूरी की पूरी गाड़ी डिसबैलेंस होती है इस पर। बड़ा ही मुश्किल होता है ऐसे स्ट्रेट जो एकदम लाइनें सी बन जाती हैं इस पे चलाना। गाड़ी का बैलेंस बिगड़ता है।